तो बच्चों एक एक करके ना जितने भी मेथड्स हमने लिखे थे उनको पहले हम दोबारा लिख रहे हैं। फोर्थ वाज sporulation including ancestation, then zoospores, then we have conidia, then we have gammules, then we have vegetative propagation through vegetative propagules. Then we have fragmentation, and the most important one was bulbil. सारे आ गए या कोई रह गया? बच्चों को नहीं पूछ रहा हूं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन एनसीईआरटी, उसमें सारे आ गए या कोई रह गया? सब आ गए? कल आपने चार्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? उसमें चेक करिए सारे आ गए। और इनका रेफरेंस हमें एनसीईआरटी में कहां मिलता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 5। ठीक है, अच्छा उसमें जाने से पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लें। आज बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक दिखाई दे रही है क्लास में। ये जो पेज नंबर 3 और 4 है, ये ऐसा है कि आप खुद भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि लाइफ स्पेन किसे कहते हैं, है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन बट बोर्ड को चाहिए होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बच्चे क्या लिख करके आते हैं? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो डेथ नहीं, नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। यहां पर एक तो हो गया लाइफ स्पेन, एक हो गया एवरेज लाइफ स्पेन, और एक हो गया मैक्सिमम लाइफ स्पेन। कैन यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन दीज थ्री? वी आर टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। से फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज एक्स, हमें नहीं पता ये कौन है। इट मे बी हॉर्स, टाइगर, लायन, एनी एनिमल और एनी प्लांट, राइट। तो लाइफ स्पेन क्या होगा? जैसा बुक में लिखा है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। और इसमें ये नहीं भूलना है, व्हाट इज एवरेज लाइफ स्पेन? सपोज इफ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ एक्स स्पीशीज, एक्स स्पीशीज की एक पॉपुलेशन है हमारे पास, एंड दैट पॉपुलेशन इज हैविंग सपोज 1000 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? किसी का लाइफ स्पेन सपोज 60 ईयर्स आया, किसी का 62 ईयर्स आया, किसी का 65 ईयर्स आया, किसी का 55 ईयर्स आया, किसी का 30 ईयर्स आया। सबके लाइफ स्पेन को सम अप करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट एवरेज लाइफ स्पेन। ये तो मेथड है, हाउ विल यू डिफाइन इट? इसको बताएंगे कैसे कि एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बोलिए, लिखिए। द नंबर ऑफ ईयर्स for which the number of years for which most of the members of a population survives naturally or lives naturally, that is called एवरेज लाइफ स्पेन। ह्यूमन में हम क्या बोलते हैं, कितना है एवरेज लाइफ स्पेन? 60 ईयर्स बोलते कि नहीं? 60 साल का हम एवरेज लाइफ स्पेन लेकर के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन बीइंग 60 साल की एज लेकर के आए हैं।
अब कोई ह्यूमन 110 साल का भी होता है, यस और नो? तो एक स्पीशीज की पॉपुलेशन का कोई एक इंडिविजुअल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स तक जी सकता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ह्यूमन के केस में ये 110 120 तक भी हुआ है, यस और नो? 120 साल की बुढ़िया, सुना है ये नाम? सबने पी है? आपको क्या पता, आपको होश ही नहीं था जब आप गोद में थे तो पेरेंट्स के। तो घुट्टी सारे बच्चे पीते हैं, बाल जीवन घुट्टी, नाम सुना है? नो सर, अभी अभी तो मैंने बोला। हाउ कैन यू से कि नहीं सुना है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं सुना है ना भाई? तो ये एड में भी आता है, 120 साल की बुढ़िया की बनाई हुई घुट्टी, ऐसे ऐड आता था। सो व्हाट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन, कैसे डिफाइन करेंगे? राइट डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, the maximum number of years for which an individual of a particular species lives, ठीक है? जब आप लोग 11th में थे तो आपको कुछ बताया गया था, 12th में फिर से बता देता हूं मैं। यू शुड हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर बुक, कोई सी भी ले लीजिए, यहां पर हम किसी ब्रांड को प्रमोट करने तो नहीं आए हैं, है ना? जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हमारे पास होने ही चाहिए, पॉसिबली वो यहां से मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। एक ऐप है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नाम पे, एंड्रॉयड में भी है और आईओएस में भी है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। वो ज़रूर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हमारे पास, इस ऐप में सब कुछ गिवन है। फिर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करनी है, मैं राइट फ्रॉम चैप्टर 1, वो भी हमारे पास होनी चाहिए। 11 से ये बात मैं बताता आ रहा हूँ, अब 12 में फिर से बता दी कि ये बुक आपके पास होनी चाहिए। सो व्हेन यू विल सी दैट बुक यू विल फाइंड दिस, इसमें जिस जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं, है ना? अब आप इस पेज को अगर देखेंगे, पेज नंबर 4 को, एलिफेंट का गिवन नहीं है, रोज का गिवन नहीं है, डॉग का गिवन नहीं है, बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक्स, क्रो का है 15 ईयर्स। हम सोच भी नहीं सकते कि क्रो की एज 15 ईयर्स की हो सकती है। देन बनाना ट्री इज नॉट गिवन, काउ इज नॉट गिवन, पैरट इज गिवन, कैन यू सी 140 ईयर्स मोर देन ह्यूमन। ये क्या दिए हुए हैं? ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, ये वाला है, एवरेज नहीं है ये, ठीक है? क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स गिवन नहीं है, फ्रूट फ्लाई इज नॉट गिवन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जेनेटिक्स, उसमें मेंडल के बाद मॉर्गन का नाम आएगा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉर्गन, उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। फ्रूट फ्लाई का नाम कई जगह है, ड्रोसोफिला बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला। इसका लाइफ स्पेन आपको मिल जाएगा, ये लिखना है। देन यू हैव राइस प्लांट, देन नेक्स्ट इज इट्स टार्टस, टॉर्टवाइस जैसे आप बोलते हैं, 100 to 150 ईयर्स, ये एवरेज दे दिया इन्होंने, और बनियन ट्री गिवन नहीं है, तो ये आप वहां से फिल कर लीजिए। अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, 2006 में ये बुक आई थी, इससे पहले कुछ और बुक हुआ करती थी, जब से अब तक तो पूछा नहीं गया है। ऐसी चीजें बहुत कम, ना के बराबर आती हैं, बट वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेल डिवीजन। एक एक को देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट चैप्टर 1 क्लास 11? चैप्टर 1 क्लास 11, I'll read few lines. The chapter was the living world.
दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें बच्चों सेल डिवीजन हुआ और फिर दो सेल्स बन गई, जिसको हम बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। अगर इससे फिर दो बन जाएं और इससे फिर दो बन जाएं तो टोटल हो गई 4। डोंट से के टोटल हो गई 7, है ना, क्योंकि जब इससे ये दो बनेंगी तो ये खत्म हो जाएगी, जब इससे ये दो बनेंगी तो ये खत्म हो जाएगी, इससे ये दो बनेंगी ये खत्म हो जाएगी। यहां पर क्या क्या हो रहा है ये देखिए आप। यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज ऑल्सो ग्रोथ। हम एक सेल थे कभी, कब थे? जब हम जाइगोट थे। और आज हमारे अंदर अगर आप 60 किलोग्राम के हैं, सो यू हैव 100 ट्रिलियन सेल्स। सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज ऑफ 3 टाइप्स। ऑक्जेटिक ग्रोथ, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये, है ना? क्या लग रहा है सुना हुआ? हमने क्लास 11 में एक हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम था ऑक्सिन, और ऑक्सिन का काम था टू इंक्रीज ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाना। तो ऑक्जेटिक ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज इन साइज। नंबर 2 इज मल्टीप्लीकेटिव ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर। एंड थर्ड वन इज 1 2 एंड थर्ड वन इज, ये आपके लिए नया है, यहां लिखा है एक्रीशनरी ग्रोथ, ACCRETIONARY। एक्रीशनरी ग्रोथ का मतलब होता है एडिशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस? 11 से हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर स्ट्रोमा या मैट्रिक्स होता है, उसे कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। टिश्यू जो सेल का ग्रुप है, उनके बीच में भी फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड सब्सटेंस। ऑर्गन्स के बाहर भी एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड, वो ग्राउंड सब्सटेंस है। हमारे इस रूम में जो एटमॉस्फेयर है, अगर यहां वैक्यूम क्रिएट कर दें तो हम सब मर जाएंगे, यस और नो? तो यहां पर भी तो ग्राउंड सब्सटेंस है हमारी बॉडी के बाहर, दैट इज आवर एटमॉस्फेयर, वो भी ग्राउंड सब्सटेंस है। तो ग्राउंड सब्सटेंस का नाम क्या होता है? इस नाम से हॉलीवुड में मूवी की सीरीज है मैट्रिक्स, है ना? हमने मीनिंग तो देखा नहीं और मूवी देखने पहुंच गए, तो हमको कैसे समझ में आएगी मूवी में उसमें दिखाया गया है? आप सिर्फ एक्शन देख के खुश हो जाएंगे, यस और नो? एडिटिंग देख करके खुश हो जाएंगे, या जो भी उसमें शॉट्स वगैरह लिए गए हैं और जो एक्शन वगैरह हुआ है वो देख करके आपको अच्छा लगेगा, बट आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप देखने क्या गए। सो मैट्रिक्स मीन्स ग्राउंड सब्सटेंस, ऑलराइट? ग्राउंड सब्सटेंस के एडिशन को बोलते हैं एक्रीशनरी ग्रोथ। और ये किस में होता है? दो टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये होता है, कार्टिलेज एंड बोन। ये दोनों टिश्यू बढ़ते हैं किससे? एक्रीशनरी ग्रोथ से बढ़ते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। इनमें क्या होता है बच्चों? ग्राउंड सब्सटेंस का एडिशन होता है। एंड डोंट एवर फॉरगेट दिस, ठीक है? हड्डियों का बढ़ना, एक्रीशनरी ग्रोथ, इन दोनों टिश्यू में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की क्या कहती है? मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, चैप्टर 1 क्लास 11।
पेज नंबर 3, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सुनिए बस, आप घर जाकर के पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 3 का जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूं मैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, दिस इज द पेज, यू कैन सी दिस, एंड इट सेज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, आ गए दोनों, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म grows by cell division. In plant, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occur in certain tissue to replace the lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. क्या लिखा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ इसमें? सेल डिवीजन। तो रिप्रोडक्शन हुआ, तो ग्रोथ हुई, सेल डिवीजन हुआ, और अगर एक से दो बने तो बाइनरी फिजन भी कहलाएगा। फिर ये लिखते हैं वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन लैब। इन विट्रो मीन्स लैब कंडीशन। वर्ड मीनिंग ये लैटिन में लिखा जा रहा है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लैटिन लैंग्वेज है। दिस मीन्स इन लैब कंडीशंस। लैब कंडीशन मीन्स समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल। आर्टिफिशियल कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो, नेचुरल कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस नाम से मोबाइल भी आता है। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, आज भी मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। किस किस के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना? सबको एंड्रॉयड का मीनिंग पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंड्रॉयड बेटा? व्हाट इज योर नेम? दिया, बताइए। एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं? मुझे तो मीनिंग ही नहीं पता एंड्रॉयड का, इसीलिए मैं दूसरा चलाता हूं, iOS, है ना? आई का मतलब आई, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिंपल। जब एंड्रॉयड का मीनिंग ही नहीं पता हम क्यों चलाएं भाई? हमें समझ में नहीं आएगा वो। और जो बच्चे हमारे 11th क्लास के हैं उनको पता है कि एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है। आपके पास भी एंड्रॉयड है, हम्माद और समद? इधर बेटा, रितिका, यू हैव एंड्रॉयड और iOS? कोई सा नहीं है? स्नैच इट फ्रॉम द पेरेंट्स, छीन लो, कि हमें ज़रूरत पड़ती है मोबाइल की। अब हम यूज़ करना शुरू करेंगे। अब तक तो मिस यूज़ करते थे नेट का और मोबाइल का, अब यूज़ करेंगे। आपके पास? गुड, तो ज़रूरत ही नहीं एंड्रॉयड का मीनिंग जानने की। ए मशीन दैट एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना? इसको कहते हैं एंड्रॉयड। एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। देखिए, आप बैंक नहीं जाते, काम कौन कर रहा है? फोन, है ना? आप लेटर नहीं लिखते, काम कौन कर रहा है? फोन। आप डाउट के लिए कोचिंग नहीं आते, काम कौन कर रहा है? खैरियत लेने के लिए? फोन। खाना मंगाना है? फोन। यस और नो? कुछ दिनों बाद फोन ही खाना खा भी लेगा, आप उससे भी बच जाएंगे। यस और नो? सब कुछ तो वो कर रहा है। आपको सो के उठना है? फोन। सोने का टाइम हो गया? फोन। मेरे एक फ्रेंड है, वो पेट्स बहुत पालते हैं, वो मुर्गियां पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तोते पालते हैं, ठीक है? सबके नाम भी हैं, कलावती, सोनू, आजम, मुख्तार, रेखा, और वो नाम से सुनते भी हैं। तो उनके फ़ोन में जो रिमाइंडर्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, रेखा की दवा का टाइम हो गया, आजम को इंजेक्शन लगाना है। पहले पहले हमें लगता था ये इनके बच्चों का है, लेकिन मैं बताया ये बच्चों को इतना मैं अहमियत नहीं देता। वो तो अपने आप ठीक हैं, वो जी लेंगे। इनको कौन देखेगा? बेज़ुबान है बेचारे, ये तो कुछ बता भी नहीं पाते हैं।
तो रिमाइंडर लगे हुए हैं, तो सब काम तो मोबाइल कर रहा है, इसीलिए उसका नाम रख दिया स्मार्टफोन। आवर फोन इज स्मार्ट, वी आर नॉट। है, सोचने की बात है। ऑल राइट, तो उस नाम से फोन भी आता है, नाम है फोन का, ये लिखा है यहां पे, तो सब लोग जान लीजिए कि वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं होता, क्योंकि जंगली कोई वर्ड ही नहीं है। जंगल इज नॉट ए वर्ड ऑफ हिंदी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं वन, हिंदी में क्या कहते हैं, वन। अब आप कहेंगे नहीं उर्दू में है जंगल, जंगल इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, JUNGLE, दिस इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, नॉट उर्दू। तो अब अगर जंगल इंग्लिश का वर्ड है तो जंगली कोई वर्ड ही नहीं है। वाइल्ड मीन्स जो अपने आप ग्रो करे, ठीक है। कितनी मुश्किल डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल किसको कहते हैं। अब ये मत बोलिएगा वो जो वाइल्ड नहीं होते, हाँ तो बताइए ना, ऐसे लिख करके आएंगे पालतू, ऐसे फालतू लिख के आएंगे। कितना मुश्किल है ये बताना कि डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, और कितना आसान है। आप बोलिए एनिमल्स विच आर अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट एंड दोज विच लिव्स ऑन देयर ओन आर कॉल्ड वाइल्ड, दोज विच आर अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट आर कॉल्ड डोमेस्टिक। कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच आर अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, कितना इजी है। और वाइल्ड प्लांट्स कौन होते हैं, विच ग्रोज ऑन देयर ओन। अगर हमारे घर की दीवार पर कोई पेड़ निकल आए तो वो क्या है, वाइल्ड है, ठीक है। और अगर हम गमले में लगा रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, तो वो क्या बन गया, वॉट एवर, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, बट द फ्रेज यू हैव टू यूज इज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। जस्ट टू मेक दिस थिंग इजी, व्हाट इज इन विट्रो, अब क्या बोलेंगे, अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इन विट्रो। और इन वीवो, वीवो नाम क्यों रखा मोबाइल का, उन्होंने कोशिश ये करी है कि हमने देखो कितनी चीजें नेचुरल करने की कोशिश करी है, हालांकि सब कुछ आर्टिफिशियल है, बट वो ये बताना चाह रहे हैं, जिन्होंने मीनिंग देखा होगा कि वीवो का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। तो मैं वही लाइन आगे पढ़ता हूं और आपको याद भी आ जाएगा कि आपने 11th में ये पढ़ा भी था, इसी की बात कर रहे हैं हम, क्लास 11th चैप्टर 1 पेज नंबर 4। दे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, one can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under microscope, ठीक है। in majority of higher organism and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. और ये फिर आगे कुछ और लिखा हुआ है, we are coming on to the exact thing. इसी पेज 4 पर रिप्रोडक्शन भी है एक पॉइंट, उसके नीचे लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। दोनों को एक साथ यूज करना है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को सिनोनिमस यूज करना है आपको, ठीक है। ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं किसमें। तो अब क्वेश्चन यही बन गया, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया 12th में,
क्योंकि 11th में उन्होंने उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। फिर आगे लिखते हैं ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, दैट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये सब इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऑलराइट, तो ये लिखते हैं वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कभी हम ग्रोथ बोल रहे हैं, कभी रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पेज नंबर 5 अगेन, क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। दे से in the last paragraph how widespread asexual reproduction is among different groups of organism. Asexual reproduction is common among single celled organism and in plants and animals with relatively simple organization. ये कौन है? Algae, Bryophyta। वो कौन है? लोअर प्लांट्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव होते हैं उनको लोअर बोलते हैं और जो एडवांस होते हैं उनको हायर बोलते हैं। ठीक है, दिस क्लास विल बी पोस्टेड, इट इज नॉट लाइव टुडे बट ये क्लास अभी पोस्ट हो जाएगी चैनल पर, तो आप उसको देख लीजिएगा। अपलोड जब हो जाए तो वहां से नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यही मैंने बोला था आप लोगों को, यू नेवर नो कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, है ना। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस, प्रोटिस्टा में कौन था? स्लाइम मोल्ड याद है, क्राइसोफाइट याद है, डाइनोफ्लैजिलेट याद है, और प्रोटोजोअन्स याद है, और यूग्लिनॉइड्स याद हैं। 5 थे वहां पर। एंड मोनेरंस जिसमें बैक्टीरिया आ गए थे, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये सब किसकी बात हो रही है? चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें सेकंड किंगडम थी प्रोटिस्टा। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था, फिर से बता रहा हूं, 15 जून को ये लोग सब फ्री हो जाएंगे, 12th वाले जो आपके सीनियर्स हैं उनका 15 जून तक एग्जाम ओवर हो जाएगा, और 17 जुलाई को नीट की डेट आई है। सो दे विल गेट 1 मंथ। उस 1 मंथ में पता है क्या होगा? 22 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11, एक दिन में एक चैप्टर, और 8 डेज में क्लास 12th एक दिन में 2 चैप्टर। क्योंकि 12th फ्रेश होता है ना, आप इस साल पढ़ रहे हैं और फिर बार बार इसके टेस्ट देंगे, 21 टेस्ट देंगे, आपको मैंने बताया था फुल टेस्ट, तो कैसा हो जाएगा 12th? पता होगा एनसीईआरटी पे कहां पर क्या लिखा है। और फिर वो जो 8 दिन मिलेंगे हमें, 1 महीना तो मिलता ही मिलता है आराम से, वैसे तो 38 डेज मिलते हैं, एटलीस्ट 45 डेज या 38 डेज, और 38 चैप्टर्स हैं बायो के, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे जो कहते हैं हमें नीट देना ही नहीं है, हमें तो कुछ और करना है, हायर स्टडीज में जाना है, मतलब वो पहले ही हिम्मत हार गए। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम, बेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत मांगता है। अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो नीचे के सारे एग्जाम तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, यस और नो। जैसे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनके कंबाइंड अब एग्जाम होने जा रहे हैं, मालूम है आपको। जैसे BHU हो गया, DU हो गया, MU हो गया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम कंबाइन कर दिए हैं कि आपको अगर BSc कहीं से करना है तो आप वो टेस्ट पहले क्वालिफाई करिए, फिर मेरिट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट और कॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे लोग भागते हैं बायोकेमिस्ट्री के पीछे, इसकी जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा जाती है BSc बायोकेमिस्ट्री। पता है क्यों? BSc 3 साल का, 2 साल का MSc, और MSc करते करते ही बच्चों को आउट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिल जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी, और वो फिर डॉक्टरेट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से रिसर्च करते हैं। BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसकी जो रैंक है, मेरिट है, सबसे ऊपर जाती है। देन कम्स केमिस्ट्री, जोलॉजी, देन बॉटनी, देन जियोलॉजी, एक और सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद बायोटेक, अगर कहीं पर है तो BSc बायोटेक, देन यू गो फॉर जोलॉजी में ज़्यादा जाते हैं, और फिर बॉटनी में जाते हैं,
और फिर उसके बाद में जियोलॉजी आती है, ये आप याद रखिएगा। तो योर टारगेट शुड बी दिस इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग नीट, बट यू शुड गिव दैट, क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले बच्चे ये CUET तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। यू नो व्हाट इज CUET? दैट इज अ टेस्ट जो होने वाला है सारी यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड। और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा इस साल, जो आपके सीनियर्स हैं अगर वो दें तो पेपर देख लिया कैसा आ रहा है, ठीक है। So they say in protists and monerans, the organisms or the parent cell divides by mitosis. यहां मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम यह है, हमारी NCERT बुक क्लास 12th की पेज नंबर 5 पर यह लिखती है, आप कहेंगे तो मैं लिखूंगा, आप कहेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा। इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरंस सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। मुझे प्रॉब्लम है इसमें। मेरे किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है? कैन एनीबडी थ्रो सम लाइट ऑन दिस? मोबाइल निकालिए, उसकी टॉर्च ऑन करिए और लाइट डालिए, रोशनी डालिए। जी यस। सो व्हाट? नो नो नो, if the cell is n, it can divide by mitosis to form this n and this n. If it is 2n, it can also divide by mitosis to give two cells with 2n organization. ये हो सकता है। मुझे डाउट ये है कि मोनेरंस में प्रोकैरियोट्स आते हैं, ऑल राइट, यू नो दिस। बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। मैं वही बात डिफेंड कर रहा हूं जो आपको 11th से सिखा करके ला रहा हूं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 11th में आपको पढ़ाया गया हो और 12th में हम कुछ और लिख दें। हमें यह मालूम है कि प्रोकैरियोट का मतलब है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और यहां पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और बिफोर। प्रो माने पहले, है ना। लेकिन जो मोबाइल में प्रो वर्जन आता है उसका मतलब है प्रोफेशनल। आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो, है ना। तो मेरे बेटे ने जो कि सेकंड क्लास में है मुझसे कहा, ये जो आप प्रो मतलब बिफोर और प्रिमिटिव करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल। उसने बताया मुझे, प्रो माने प्रोफेशनल। आप आईफोन देखिए 12 और 12 प्रो देखिए, कितना फर्क है, वो प्रोफेशनल है। 13 प्रो आ गया भाई, ही वॉज टेलिंग मी। वो ऐसे ही बोलता है। भाई आपको पता ही नहीं है, आप ये प्रिमिटिव और प्रो करते रहते हैं, बच्चों को गलत पढ़ाते रहते हैं। प्रो मीन्स प्रोफेशनल, बट इन लैटिन, इन बायोलॉजी, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर। न्यूक्लियस से पहले क्या होता था वो प्रोकैरियोट में दिखता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस आ गया तो कौन बन गए? यू मीन्स ट्रू एंड यूकैरियोट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, है ना। ये बात भी समझ में आ गई। तो जब मोनेरंस के पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो माइटोसिस और मियोसिस कहां से होगी? माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के मेथड नहीं है, न्यूक्लियस के डिवीजन के मेथड है। ये हमने 11th में पढ़ा था सेल साइकिल में। क्या पढ़ा था सेल साइकिल में? एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं यहां पे, है ना। सेल साइकिल, इसमें इंटरफेज होता है बच्चों, और फिर एम फेज होता है,
एम फेज में होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, ईदर माइटोसिस और मियोसिस। ये हम पढ़ करके आए 11 से। तो माइटोसिस और मियोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। हाउ कैन मोनेरन्स अंडरगो माइटोसिस, ये डाउट है मेरी। नाउ व्हाट डू यू से, जो आप कहेंगे वो मान लेंगे। ठीक है ना, आप अगर कहेंगे कि नहीं सर ये एनसीईआरटी 12th में सही लिखा है, आई विल से ओके एज यू विश, बट आई डोंट एग्री। यहां से हमें सिर्फ क्या लिखना है, इन प्रोटिस्ट, मोनेरन्स काट दीजिए। दे डू नॉट हैव क्रोमोसोम्स। बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम होते हैं क्या? बैक्टीरिया में हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ा है क्या हमने? कुछ भी नहीं पढ़ा। बैक्टीरिया में सिर्फ बाइनरी फिजन होता है। नो माइटोसिस, नो मियोसिस, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। क्लियर? तो अब इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, इन प्रोटिस्ट कॉमा द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अगर माइटोसिस की जगह ये लिख देते बाइनरी फिजन, तो हम मान लेते कि प्रोटिस्ट और मोनेरन्स दोनों में आ गया, क्योंकि प्रोटिस्ट में अमीबा आता है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम आता है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, युगलीना आता है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, और बैक्टीरिया में तो बाइनरी फिजन होता ही है। ठीक है ना? सो इट सेज thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction. Cell division is itself a mode of reproduction. और वो नाम क्या रखा है सेल डिवीजन का इन्होंने, कौन सा वाला, माइटोसिस। इससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, सही चीज सीखेंगे कि गलत चीज सीखेंगे? माइटोसिस से सेल डिवाइड नहीं करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और बाद में सेल डिवीजन होता है, दो मेथड हैं उसके, सेल प्लेट मेथड एंड फरो मेथड। 11th में पढ़ा है हमने। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बच्चों दो मेथड हैं, सेल प्लेट मेथड, साइटोकाइनेसिस के लिए सेल प्लेट मेथड किस में होगा, प्लांट सेल में, एंड फरो मेथड एनिमल सेल में। ऑलराइट, जितना अच्छे से चैप्टर 1 को पढ़ लेंगे ना, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उतने आसान हो जाएंगे। वो आपको पढ़ने आ जाएंगे फिर, कि जैसे सर ने चैप्टर 1 रीड कराया लाइन बाय लाइन, मैं चैप्टर 2 और 3 नहीं कराऊंगा, वो तो मैं यहाँ समझाऊंगा आपको घर जाके इसी तरह से उनको पढ़ना भी है। ठीक है, सो विल स्टॉप द क्लास हियर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।